कल हम लोगों ने इंट्रा पढ़ लिया था, आज एक्स्ट्रा पढ़ना है। ठीक है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। बाह्य प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। इसमें लैंड, सी और एयर, यानी थल, समुद्र और वायु। इन सिचुएशन में कहाँ कहाँ पर आपका आईपीसी बीएनएस प्रभावी होगा। ठीक है। तो लैंड पे जो थल पे है, मैंने कल आपको शायद बताया था कि जो आर्टिकल 1 का सब क्लास 3 है, उसके अंतर्गत जितनी भी भारत की का भूभाग है, जितना भी भारत का भूभाग है, वो सब थल के अंतर्गत आता है। वहां तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, वहां तो क्लियर कट है। ठीक है। लेकिन वहां पे आपका ये लॉ कैसे काम करेगा? कहता है कि भारतीय न्यायालय, इंडियन कोर्ट्स जितने भी है, भारतीय क्षेत्र के बाहर, भारतीय क्षेत्र के बाहर घटित हुए अपराधों को भी विचारित कर सकता है, यानी उनका भी वो ट्रायल कर सकता है जो भारत की भूमि के बाहर हुई। ये कैसा प्रश्न हुआ? तो भाई अभी तक तो हम लोग अपने लैंड पे देख रहे थे, अब हम देख रहे हैं कि भारत की भूमि के बाहर। तो कहता है कि यदि भारत के किसी नागरिक द्वारा कोई कार्य, भारत के किसी भी सिटीजन, जहां वर्ड यूज किया है सिटीजन, ध्यान रखिएगा, भारत के नागरिक द्वारा अगर विदेश की भूमि पर कोई अपराध किया जाता है, वो अपराध वैसे ही जैसे कि अगर भारत की भूमि पर किया गया होता तो वो अपराध होता। यानी कि जो काम आपने अपने यहाँ किया होता तो वो अपराध होता, वही काम आपने जब दूसरी भूमि पर किया है तो भी अपराधी तो होगा, वो कोई बदल तो जाएगा नहीं, वो भी अपराध होगा। और जिसका विचारण बीएनएस की धारा 208, 208 पुराना जो है 188, पढ़ा ना, पुराना 188 अंतर्गत होगा। बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संघ, धारा 188 जो सीआरपीसी में थी, अब वो 208 में चली। ठीक है। जल यात्रा में आता है उसमें। फिर उसके बाद कल जो हम लोगों ने आर्टिकल 1 सब क्लास 5 पढ़ा था, उसमें क्या बात थी? उसमें भी तो बात तो यही थी कि ये प्रोविजन उन अभियुक्तों के लिए लागू नहीं होगी जो अपराध करते समय भारत के नागरिक नहीं थे। ठीक है। यानी आर्टिकल सेक्शन 1 का सब क्लास 5 उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो अपराध करते समय भारत के नागरिक नहीं है। यदि अभियुक्त अपराध करते समय भारतीय नागरिक नहीं था, परंतु अपराध करने के बाद अगर भारत की नागरिकता ले लेता है, तो क्या वो भारतीय न्यायालयों द्वारा विचारणीय हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि क्रिमिनल लॉज में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं। ठीक। तो लागू नहीं होगा क्योंकि पश्चातवर्ती घटनाएं, ये पश्चातवर्ती घटना, अपराध पहले आपने किया, सिटीजनशिप बाद में लिया, तो बाद में लेने का मतलब आप पश्चातवर्ती काम कर रहे हो।
अब आपको पुराने से जोड़ा जाए भूतलच्छी, तो भूतलच्छी प्रभाव तो होता ही नहीं है, तो आपको नागरिक माना ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो तब भी वो न्यायालयों द्वारा विचारणीय नहीं होगा, क्योंकि पश्चातवर्ती घटना जो है भूतलच्छी प्रभाव इशू नहीं करेंगी। ठीक है, फिर मामला ये आता है कि उसको भारत में कहीं पर भी पाया जाएगा, जो व्यक्ति विदेशों में अपराध करके भारत की भूमि पर आ जाता है और फिर वो जहां पर पाया जाएगा वहां पर उसके साथ ट्रायल की प्रोसीडिंग होगी। अब जहां पे पाया जाए, तो पाया जाए का मतलब ये है कि कोई उड़ती हुई चलती हुई चीज, तो जहां पे पाया जाए वहीं पे उसको फिक्स कर दिया जाए। तो पाया जाए का मतलब यहाँ पे ये कि वो उसका विचारण जहां पे पाया जाए किया जा सकता है। इसमें उस स्थान से इसका मतलब नहीं है कि जहां उसे खोज कर निकाला जाता है। ठीक है, मतलब जैसे मान लो आपके बारे में पता चला कि आप कोयम्बटूर में पड़े हो, अब पुलिस वाले गए वहां से आपको खोज लाए, तो क्या कोयम्बटूर में आपका केस चल जाएगा? तो जिस स्थान से आपको खोज कर निकाला जाता है उस स्थान, बल्कि उस स्थान से होता है जहां वो वास्तविक रूप में विद्यमान रहता है। ठीक, जहां वो वास्तविक रूप में विद्यमान रहता है। कोयम्बटूर चले गए, वहां पाए गए, तो वहां पे नहीं, जहां पे आप थे वहां पे। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है कि एक व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध, अपनी इच्छा के विरुद्ध यानी उसकी जो विल है उसके अगेंस्ट जिस स्थान पर वो लाया जाता है उसे वहीं पर लाया हुआ माना जाए। अब ये शब्द क्यों यूज किया यहाँ पे? इसलिए कि आप अपराध करके भाग गए थे, कहाँ? कोयम्बटूर। अब आप अपनी इच्छा से गए ना कोयम्बटूर, और इच्छा के पीछे क्या था कि यहाँ पे पुलिस वाले मुझको पकड़ ही नहीं पाएंगे, इसलिए तो भागे थे आप। अब जब वहां पे आपको खोज निकाला गया, तो अब जब वहां से लाया जा रहा है तो आपकी इच्छा के विरुद्ध लाया जा रहा है कि आपकी मर्जी से लाया जा रहा है? बात समझ में आई कि नहीं आई? आपकी इच्छा के विरुद्ध ही तो वहां से खींच के लाया जा रहा है। आपकी इच्छा अगर होती तो आप कहे भागे होते, ये न रुके होते। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई ना? तो जहां पर वो खोजा जाए उससे मतलब नहीं होता, बल्कि जहां पर वो पाया जाए या जहां पे वो विद्यमान रहता है और जहां पे वो खोज निकाला जाए वहां से उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको। ठीक है, तो यदि कोई कार्य जो एक अपराध गठित करता है आंशिक रूप से भारत में और आंशिक रूप से भारत के बाहर किया जाता है, तो और वो कार्य भारत के किसी नागरिक द्वारा किया जाता है, तो क्या होगा? यानी शुरुआत हमने कनाडा में की, केस की और अपराध की, और उसका जो कंप्लीटेशन है वो हमारा इंडिया में हुआ, और वो हमारे भारतीय नागरिक के द्वारा हुआ है। तो उस अपराध का विचारण कनाडा में होगा या भारत में होगा? ठीक, तो उसका विचारण जो होगा वो भारतीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। ठीक, तो जमीन पे, लैंड पे, थल पे जो अपराध होते हैं वो भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों में नहीं। ये समझ लो एक सीधी सी बात कि आप अपने साथ अपना आईपीसी बीएनएस या सीआरपीसी बीएनएसएस या वो सब लेके जाते हैं अपने साथ, उन्हें आपका पीछा नहीं छोड़ते आपके कानून। कहीं पे भी जाओगे, किसी भी देश में किसी भी कंट्री में जाओगे तो वो कानून आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे।
कहीं पे भी आप अपराध करके आओगे, आप जहां पे भी पकड़े जाओगे वहां पे आपका विचारण शुरू हो जाए। ठीक, तो अब तो शंका नहीं रही ना, यहाँ से अपराध करके भाग चले। फिर जो लोग अभी मन में आ रहा होगा कि नहीं कुछ लोग सर बच जाते हैं, तो वो बचते कौन है? जैसे उसका क्या नाम है किंगफिशर वाले का, विजय माल्या, और कौन है, मेहुल चौक से तमाम लोग भागे हैं ना, भगोड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले तहाउर राणा को लाया गया था, है ना। तो जिसको ले आते हैं वो भारत की भूमि से अपराध करके भाग जाते हैं, या भारत के विरुद्ध बाहर से कहीं से अपराध करते हैं। उसमें सब क्लास 5 में एक क्लास है ना कि भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधनों को विदेशों से हैक कर लेना, या कोई ऐसी चीज जो विदेशों से भारत के कंप्यूटर संस्थानों पर, है ना, वायरस। हाँ तीसरा है ना, 105 एक 5 का 3। बात समझ रहे हैं ना। तो अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठ के भारतीय कंप्यूटरों को या भारतीय नेटवर्क प्रणाली को टेम्परिंग करे, या उनके साथ छेड़छाड़ करे, उनकी हैकिंग करे, कुछ भी करे, तो वो अपराध कहाँ माना जाएगा? ठीक। तो जिनको नहीं लाया जा सकता है उनमें ये होता है कि वो राज्य जिसमें वो हमारे बंदे अपराध करके भाग गए, उनके साथ हमारी प्रत्यर्पण संधियां नहीं होती। जिन भी राष्ट्रों के साथ हमारी प्रत्यर्पण संधियां होंगी, वो राष्ट्र जरूर हमारी डिमांड पे हमारे देश के अपराधियों को हमें समर्पित कर देंगे। ठीक, बस प्रत्यर्पण संधि होनी चाहिए। ठीक है, भारतीय कानून के अकॉर्डिंग होगा, रिपोर्ट करना होगा, वहां से लाना पड़ेगा। ठीक है, तहाउर राणा आया तो उसके खिलाफ इतनी प्रोसीडिंग होगी, कहाँ की होगी? हमारे देश की होगी। ठीक, अगर वो मान लो विदेश जिस देश का है, पाकिस्तान का है, कहाँ का है, पाकिस्तान का नहीं, भारत ही का था वो, भारत ही का था। अगर मान लो वो पाकिस्तान का होता या बांग्लादेश का होता या किसी और कंट्री का होता, तो अगर वो ये बोल देता, उस वो कंट्री ये बोल देती कि ठीक है आप परेशान मत होइए, हम इसके खिलाफ अपने देश के कानून के अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे, कोई बात नहीं, करिए आप। तो आप, लेकिन आपने कहा नहीं नहीं, इस व्यक्ति की हमें बहुत सख्त जरूरत है, बहुत अपराध किया इसने भारत में, इसको हम छोड़ नहीं सकते, हम अपने हिसाब से इसको दंडित करेंगे। तो प्रत्यर्पण संधि है तो वो देगा, नहीं है तो कहेगा ठीक है तो ले लेना फिर तुम। यही तो होता चैलेंज आखिर में, तुम्हारी हिम्मत हो तो ले जाना फिर। जैसे होता है ना कि कभी कभी आपने गाँव में देखा होगा कि कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, या तो जानते रहते हो, आपका दोस्त यार होता है ना। अब उसको सबसे सुरक्षित घर आपका लगता है, दौड़ता 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 पहुंच गया, गांव वाले दौड़ाए हुए हैं। फिर क्या गांव वाले आपके घर में घुस जाते हैं क्या? नहीं घुसते। क्यों? क्योंकि अब वो जिसके घर में शरण पा गया है, जिसके घर में घुस गया, अब वो उसकी जिम्मेदारी है। तो यही इसमें होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी राष्ट्र में शरण पा जाता है, तो फिर वो उस राष्ट्र की संप्रभुता का प्रश्न हो जाता है। तो कहते हैं नाक का सवाल है कि अब उसको कोई ले नहीं जा सकता है। ठीक। हो, तब कैसे, क्या मजे करेंगे, अपना रह रहे हैं वहां पे, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। रह तो रहा है इतने साल से, वहां से अब बयान भी देना शुरू कर दिया। नहीं देखिए किंगफिशर वाले को अभी कुछ बोला था कि मैंने तो मैं बता के आया हूँ, भागा थोड़ी हूँ मैं तो आपके गृह वो। हाँ उस वक्त कौन थे वो? हाँ, उस वक्त अरुण जेटली थे ना। कहा मैं उनको बता के आया, मैं ऐसे थोड़ी भागा हूँ। हो सकता है उन्होंने भगाने में सहयोग किया हो, ये भी तो हो सकता है। तो कहने का मतलब, ठीक है। अब समुद्र में आइए। समुद्र में मैंने कल बताया था कि 12 नॉटिकल माइल
तो वो 12 नॉटिकल माइल का मतलब क्या होता है? आ? 1 नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होता है? 1.84 क्या किलोमीटर? अब ये कैसे हम पहचानेंगे कि ये 12 नॉटिकल मील दूर है? यानी कि समुद्र में भी भारत की सीमा है। आर्टिकल 1 सब क्लास 3 में तो जमीनी जमीन हमको मिल गई, है ना। फिर इसमें क्या होता है, इसमें हमें ये सब आपके ये क्या है, ये देखा है कभी मैप पे? ये सब इधर क्या है? हिंद महासागर है और अरब सागर है कि नहीं है? तो अब यहाँ पे भारत की सीमा कैसे निर्धारित हुई? तो यहाँ पे 12 नॉटिकल मील का है, तो 12 नॉटिकल मील की नाप आप कैसे करोगे कि उस 12 नॉटिकल मील भी हमारे इस लैंड से जो जुड़ा होगा, जितना भी जल क्षेत्र, वो किसकी सीमा होगी? भारत की। तो 12 नॉटिकल मील कहाँ से लेंगे? यहां से लेंगे कि यहां से लेंगे कि यहां से लेंगे कि यहां से लेंगे? ये प्रश्न है यहाँ। तो 12 नॉटिकल मील की जो पहचान होगी, वो समानांतर रेखा खींचने के बाद, समझ गया ना, यहां से होगी 12 नॉटिकल मील। तो ये क्षेत्र भी हमारा है और ये 12 नॉटिकल मील भी हमारा है। बात समझे कि नहीं समझे? ये अपना है, सब अपना उस 12 नॉटिकल मील में माना जाएगा। ठीक है। हाँ, हाँ। वर्टिकल में अब इधर तो समुद्र नहीं है, इधर भी है समुद्र। चारों तरफ होगी, जहां पे भी समुद्र होगा चारों तरफ है आपके, तो चारों तरफ माना जाएगा। अगर मान लो ये आपका द्वीप है, ठीक है, ऐसे बना हुआ आपका एक लैंड है, ठीक है, तो अब 12 नॉटिकल मील कहाँ से होगा? ये होगा ऐसे, ठीक है, ये अगर ये यहाँ से, क्योंकि इसका पैरेलल इसकी लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब ये 12 नॉटिकल मील, ठीक, 12 नॉटिकल माइल समझ में। अब इसके बीच में अगर मान लो यहां पर कोई चाइनीज शिप आता है और क्राइम करके जाता है, तो वो कहाँ माना जाएगा? भारत की। ठीक। और अगर मान लो कोई शिप है, वो इसके बाहर है और इंडियन फ्लैग लगा हुआ है, तो कहाँ माना जाएगा? इंडिया। ठीक। फिर इसके बाद आता 200 नॉटिकल मील, भी पढ़ा था कल आप लोगों ने ना। वो 200 नॉटिकल मील क्या है? वो समुद्र में जितने भी नेचुरल सोर्सेज होते हैं, तेल है, गैस है, हीरे जवाहरात है, मोती है, जो भी है, यानी वो आपका रिसर्च एरिया होता है। ठीक है, नहीं वहां तक आप रिसर्च कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। ठीक है। तो ये वो इकोनॉमिक जोन होता है वो। ठीक है, यानी 200 नॉटिकल मील तक भारत उसमें से मछलियां भी निकाल सकता है, ड्रिल भी कर सकता है तेल निकालने के लिए। ठीक है, अगर पता चलता है तो उस पे हाँ, हाँ, 200 नॉटिकल मील यहाँ से 200 नॉटिकल। ठीक है। समुद्र छोटा सा है क्या? बहुत बड़ा है। अब समुद्र में मसला क्या है? समुद्र में घटित हुए, अब ये एरिया पता चल गया ना। अब समुद्र में घटित हुए अपराधों को विचारित करने का क्षेत्राधिकार है, और वो क्षेत्राधिकार एडमिरल्टी
मतलब तो पढ़ा था ना, जुरिस्डिक्शन जो था, 9 अधिकरण क्षेत्राधिकार के नाम से जाना जाता है। ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि समुद्र में विद्यमान पोत या तैरता हुआ एक द्वीप माना जाता है। जितने भी शिप होंगे वो तैरता हुआ एक क्या होंगे, एक द्वीप होंगे। ठीक है, और वो उस देश का होगा जिस देश का झंडा, ध्यान रखना, पोत पर लगा होता है। 9 अधिकरण क्षेत्राधिकार निम्नलिखित पर लागू होता है। नंबर 1, समुद्र में विद्यमान भारतीय पोत पर घटित अपराध। ठीक, अब ये तो हमारा हो गया ना इतना। अब इसके बाद का जो समुद्र होगा वो किसका होगा, वो सबका होगा। अब सबका होगा तो फिर कैसे डिसाइड होगा, तो अब हमारा पोत यहाँ पे अगर ये चल रहा है, यहाँ पे हमारा नेशनल फ्लैग लगा हुआ शिप है, यहाँ पे कोई अपराध होता तो हमारा है, चाइना के उसमें होता तो चाइना का है। ठीक, तो पहला कि समुद्र में विद्यमान भारतीय पोत पर घटित अपराध। भारत में सीमावर्ती जल कौन सा है, में विद्यमान किसी विदेशी पोत पर घटित अपराध। चाइनीज सिपाया यहाँ पे 12 नॉटिकल मील में घुस के वहां पे अपराध कर दिया, किसका जुरिस्डिक्शन में जाएगा, हमारे जुरिस्डिक्शन में जाएगा ना, उसका विचारण हमारे कोर्ट में होगा। फिर एक पायरेट्स होते हैं, जल दस्यु, पायरेट्स, पायरेसी। तो अब भारतीय पोत पर जो अपराध होता है उसका क्या मतलब है, केवल समुद्र में विद्यमान भारतीय पोत तक ही नहीं है। अगर 9 अधिकरण क्षेत्राधिकार जो है, यानी एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन जो है, वो सिर्फ समुद्र में विद्यमान शिप तक ही नहीं है, बल्कि वो पुलों के नीचे जहां पानी बह रहा है, बहने वाले क्षेत्र के अंदर भी है, और जहां ज्वार और भाटे का उत्थान होता है और पतन होता है वहां पे भी है। ठीक, और यदि वो पोत ऐसे स्थान पर हो सकते हैं जहां विदेशी म्युनिसिपल अधिकारी भी अपने समवर्ती क्षेत्राधिकार का प्रयोग यदि चाहे तो कर सकते हैं, पोत पर विद्यमान सभी व्यक्ति भारतीय नागरिक या विदेशी भारतीय विधियों के शरण में लेने के अधिकारी। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर कोई समवर्ती कॉन्करेंट, जिसको बोलते हैं कि ये क्षेत्र आपका भी है हमारा भी, दोनों लोगों का, ठीक है, कुछ कुछ एरियाज होते हैं ना जहाँ पे दोनों को राइट होता है, आपको भी राइट है हमको भी राइट, तो जो कॉमन एरियाज होते हैं वहां पे दोनों को में से किसी का अगर शिप, मान लो भारतीय शिप है वो हुआ, या उसका शिप है भारतीय फ्लैग लगा हुआ है, तो वहां पे भारतीय न्यायालयों को भी राइट, ठीक है, यानी वहां के अधिकारी भी उसको अपनी शरण में ले सकते हैं। जैसे होता नहीं कि कभी बॉर्डर पे कोई एक्सीडेंट होता है या मर्डर होता है, तो उसमें होता ना कि हमारे क्षेत्र में, वो कहता हमारे क्षेत्र में, तो जहाँ पे फायदे वाला होगा तो ना भी दूसरे क्षेत्र में कहनी है हमारे क्षेत्र में, टेंडेंसी होती है। जहां तक समुद्र के किनारे का प्रश्न है, उस पर साधारण आपराधिक न्यायालय तथा 9 अधिकरण न्यायालयों दोनों को क्रमशः नीचे और ऊपर जल चिन्हों के लिए, जो आपने जो बॉर्डर है आपके जल का, उसको आपने चिन्हित कर लिया है कि भैया ये हमारा है, इतने से नीचे आपका है, इतने से ऊपर हमारा है। ठीक है, क्योंकि ये समस्या कहाँ पे आ सकती है, जो नियम कानून तो बना दिए गए, अगर मान लो कोई कंट्रीज इतने नजदीक है कि वो 12 नॉटिकल मील की दूरी को तय नहीं कर सकती, तो कहेगा ठीक है यहाँ तक आप रखिएगा, यहाँ तक आपका रहेगा, तो आपस में तो वहां से एडजस्ट हो जाता है। ठीक, तो ये भारतीय पोत पर अपराध। फिर इसके बाद विदेशी पोत पर अपराध। एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन जो है उसका क्षेत्र उत्तराधिकार वहां पर भी होता है जहां भारतीय जल में किसी विदेशी
पोत पर अपराध घटित होता है। इस मामले में भी भारतीय न्यायालयों तथा उस देश के न्यायालयों जिनका झंडा पोत पर लगा होता, दोनों को समवर्ती क्षेत्राधिकार। प्रारंभ में समुद्रों पर घटित अपराध आपराधिक न्यायालयों द्वारा विचारणीय नहीं थे, परंतु बाद में नौ अधिकरण अधिनियम 1849 और व्यापारिक नौवहन अधिनियम 1894 आपराधिक न्यायालयों को अधिकार प्रदान कर दिए। भारतीय व्यापारिक नौवहन अधिनियम पारित होने के पश्चात साधारण न्यायालयों का नौ अधिकरण क्षेत्राधिकार समाप्त हुआ। अब उनका स्पेशल नौ अधिकरण भारतीय व्यापारिक नौवहन परिवहन के हिसाब से गवर्न होता है, और जो आपका सामान्य कोर्ट है वो आप उसको नहीं देखते। हाँ हाँ, पहला तो भारत को बनेगा, दूसरा चाइना को बनेगा, अगर भारत की भूमि पर है तो। ठीक है, दोनों का, हाँ दोनों का कॉमन होता है। देखो, नहीं किसी का, देखो यहाँ पे ये सिप है, ठीक है, ये सिप है, ये भारत का है, रजिस्टर्ड ये चाइना में है, फ्लैग इस पे चीन का है, ये जा रहा है। ठीक है, भारत की भूमि में यहाँ पे इसने अपराध कर दिया, ठीक है, या यहाँ पे इसमें अपराध हुआ, इसके अंदर कोई भी अपराधी होता है, तो इसमें जुरिस्डिक्शन जो है वो चाइना को भी है और इंडिया को भी, ठीक है, दोनों को है। और अगर कोई बाहर है, यानी इस एरिया से बाहर है, तो फिर चीन का होगा, सीधी सी बात है। ठीक, फिर उसके बाद पायरेसी क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है पायरेसी का? नाम सुना होगा ना, पायरेसी हो गई, पायरेसी। पायरेसी, पायरेसी में क्या क्या चीजें आती है? फिल्म, पायरेसी फिल्म है ना, ऐसे बोलते हैं। और क्या है पायरेसी? चोरी करना, वो कॉपीराइट होता है पायरेसी। अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, पर्सनल प्रॉफिट के लिए, सरकार की आज्ञा के बिना, राज्य सरकार की आज्ञा के बिना लूटने, संपत्ति का अपहरण करने या व्यक्तियों के विरुद्ध हिंसा करने के उद्देश्य से समुद्र में घूमते रहना, उनको बोला जाता है दस्युता। और जलदस्यु वे व्यक्ति होते हैं जो किसी भी राज्य की आज्ञा प्राप्त किए बिना समुद्र द्वारा आक्रमण करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं दस्युता और ये होता है जलदस्यु। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है पायरेसी ज्यूरे जेंटिनम, पायरेसी ज्यूरे जेंटिनम, और एक होती है पायरेसी बाय द इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो एक होती है अंतरराष्ट्रीय विधि द्वारा और एक होती है देशों के अधिनियमों द्वारा। तो जो यहाँ पे पायरेसी ज्यूरे जेंटिनम है वो क्या होता है, ये समस्त देशों के विरुद्ध ये एक अपराध है, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, अतः प्रत्येक देश इसे दंड देने का अधिकारी है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार अगर जिसके साथ भी ऐसा हो, वो जिसके साथ भी हो, जिस राष्ट्र के साथ भी हो, वो राष्ट्र उसमें दंडित करने का हकदार होता है, हकदार होता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टीफन ने ये बात कही थी कि ऐसे व्यक्ति जलदस्युता के दोषी है, ऐसे व्यक्ति जलदस्युता के दोषी है जो ऐसे पोत पर
शांति पूर्वक रहते हुए हिंसा द्वारा या पोत के स्वामियों को भय दिखाकर, थ्रेट करके पोत को छीन लेते हैं या छीनने का प्रयास करते हैं, या पोत के स्वामियों को या उनके प्रति हिंसा का प्रयोग कर उन्हें भय दिखाकर पोत पर रखे सामानों को ले जाते हैं या ले जाने का प्रयास करते हैं। वास्तविक लूट या लूटने का प्रयास दोनों ही, वास्तविक लूट फैक्चुअल या अटेम्प्ट ऑफ लूट, लूटने का प्रयास, दोनों ही अंतरराष्ट्रीय विधि द्वारा जल दस्युता है। ठीक है, लूट लिया या लूटने का प्रयास किया। अब जल दस्युता में लगे रहने के कारण एक व्यक्ति मनुष्य समुदाय का, एक व्यक्ति मनुष्य समुदाय का दुश्मन बन जाता है और वो अपने देश तथा अन्य देश से भी शरण पाने के लिए अधिकार, पायरेट्स को कोई भी राष्ट्र जल्दी से शरण नहीं देता। एक जलदस्यु अपने कैद करने वाले के न्यायाधिकरण से किसी भी प्रकार की उन्मुक्ति की मांग, जैसे मान लो आपके देश का नागरिक है और श्रीलंका में उसने पायरेट्स किया, तो उसके लिए आप कोई रेमेडी, कोई इम्यूनिटीज, कोई उन्मुक्ति की आप मांग नहीं कर सकते। ठीक है, जल दस्युता का अपराध वहां भी होता है जहां एक ही देश के लोग, समझ लेना, जहां एक ही देश के लोग एक दूसरे को लूटते, एक ही देश के लोग एक दूसरे को लूटते। यदि अलग अलग देशों की प्रजा एक दूसरे को लूटती है और दोनों देशों के आपसी संबंध मित्रवत है, तो ही जल दस्युता का अपराध होगा। लेकिन अगर दोनों देशों के आपसी संबंध अच्छे नहीं है तो एक दूसरे को लूटना जल दस्युता नहीं होगा, क्योंकि दुश्मन एक दूसरे पर जल दस्युता का अपराध नहीं कर सकते। एक दूसरे को बर्बाद करना मात्र शत्रुतापूर्ण कार्य। ठीक है, ठीक। तो यानी दो राष्ट्रों के नागरिक अगर एक दूसरे को लूट रहे हैं तो क्या वो पायरेसी होगी? उसको डिसाइड कैसे करोगे? उस पायरेसी को डिसाइड करने के लिए दोनों देशों के बीच रिलेशन देखे जाते हैं। अगर हाँ तब होगी और नहीं है तो फिर नहीं। ठीक, पायरेसी बाय द इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री, कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय विधि में जलदस्युता का कार्य नहीं माना जाता, परंतु किसी देश की विधि के अधीन उसे दस्युता माना जाता है। ऐसे कार्य जो किसी विधि के अनुसार जलदस्युता के कारण माने जाते हैं, उस न्यायालय द्वारा वो दंडनीय है। ठीक है, तो ये आपको जल में भी पता चल गया, पायरेट्स भी पता चल गया सब। अब इसके बाद आसमान में आते हैं। आसमान में हमारा क्षेत्राधिकार का, तो इसमें भी ऐसे ही होता है कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये जितना ऊपर वाला है, ठीक है, ये वाला, तो इसमें जितना ऊपर का हमारा क्षेत्र है, जहां तक हमारी उड़ानें हो सकती है, जितनी दूर तक हो सकती है, जहां तक हम कब्जा कर सकते हैं आसमान में, वो सब हम। नहीं, क्यों नहीं है? अपने सर के ऊपर तक जितना है ऊपर चढ़ जाओ, ये सब आपका है, जितना उड़ सकती है। बस समझी कि नहीं समझी? नहीं समझी? इतना है ना आपका, फैला हुआ ना पूरा ये आसमान। अब इतने में हम जहां तक जा सकते हैं, जहां तक
वो सब हमारा अपना। नहीं समझ में आई? समझे कि नहीं समझे? तो कोई उससे, ओजोन में जाओ आप, आइनो में जाओ, किसी में भी जाओ आप, घुस जाओ उसमें जाके। तो बोला ना कि जहां तक जा सकती हूँ आपका है। क्योंकि वहां अमेरिका थोड़ी ना आएगा कि हटो उधर दूर चलो हमारा, क्योंकि वो आपका है, चले जाओ ऊपर पर वैसे किए हुए ऊपर, है ना, शक्तिमान बन के एक बार जाके देख के आ जाओ तो, है। सर वो जो आपने कार्यक्रम बताया कि एनिमी कार्यक्रम नहीं मान रहे फिर उनको ट्राई कर देगा। हाँ, वो सामान्य कानून से उनको दंडित किया जाएगा, शत्रुतापूर्ण कार्य में आएगा वो एनिमी एक्ट होता है उसका। ठीक, क्लियर हो गया? नहीं आ रहा है समझ में? तुमको आ रही कि नहीं आ रही? उसको तो नहीं आ रही है, तो पता है हमको। उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको भी नहीं आ रहा। तुमको कुछ कुछ आ रहा है, कुछ कुछ नहीं आ रहा तुमको। रिजल्ट आया क्या कल? नहीं आया, एलएलएम का तो आ गया सर। हम्म, अच्छा मुझसे क्या कहा? ठीक। अब इस बीएनएस का जो इन्फोर्समेंट है वो कुछ लॉज पे इन्फोर्सेबल नहीं है, जैसे मार्शल लॉ, एक्ट ऑफ स्टेट, और आपका म्यूनिसिपल एक्ट्स राज्य के अंतर्गत आता है, यानी इन पर आपका बीएनएस लागू नहीं। अच्छा मिस्टर रोहित, ये बताओ, हम लोग कल से चर्चा कर रहे हैं सेक्शन 1 की, आज ये खत्म हो गया बेचारा, है ना, ये समाप्त हो गया, ठीक है, आज ये समाप्त हो गया। अब ये बताओ, हम लोग कल से जो चिल्ला रहे हैं, किस लिए चिल्ला रहे हैं, क्या ढूंढ रहे थे? हम्म? कल से हम लोग क्या ढूंढ रहे थे? कुछ ढूंढ रहे थे ना? किस चीज का? अगर आपको मान लो लस्सी पीने का मन है, तो आप साइबर कैफे जाओगे? फिर कहाँ जाओगे? मिठाई की दुकान पे जाओगे? लस्सी वाले दुकान पे जाओगे। और जब तक लस्सी वाले दुकान पे नहीं जाओगे तब तक लस्सी मिलेगी नहीं। और अगर मिल भी जाती है बाय द वे, तो हो सकता है कि उसकी क्वालिटी खराब हो, फिर जाके दूसरी जगह पियो। हो जाता है कभी कभी, तो लोग सस्ते के चक्कर में भाग जाते हैं और उनको मट्ठा मिल जाता है वहां पे जाके। 20, अभी क्या, अभी यार वहां पे ना 20 रुपया की लस्सी मिल रही है, चलो चलते हैं। अब 3 लोग बाइक पे सवार हुए, चल दिए, पहुंच गए, और जब पिए तो पेट्रोल भी चला गया और मजा भी नहीं है। फिर वापस आ गए, फिर वहीं पे मोहल्ले में पी रहे जहाँ पे अच्छी। तो हम लोग ये जो खोज रहे थे ना कि भाई आपका नाम क्या है, ठीक है, आप कब आए हो, बात समझ रहे नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और आप किनके बेटे हो। आप किनके बेटे हो से मतलब ये कि पता चल जाएगा कि इनके घर के ये मेंबर है, आप किसके घर के मेंबर हो, ठीक है, तो उस हिसाब से आपके साथ बिहेव किया जाए। तो धारा 1 में हम लोग यही देख रहे हैं कि भाई आपका नाम क्या है, बताया बीएनएस नाम है। बोला डेट ऑफ बर्थ आपकी, बोला बोला कि 1 जुलाई 2024 है, ये तो बोला। फिर ये बोला कि आप रहते कहाँ पे हो, आपका घर कौन सा है, 1 सब क्लास 3 बोलता है। फिर कहता है आपके रिश्तेदार कौन है, तो बोलता है 1 सब क्लास 4, 1 सब क्लास 5, ये सब मेरे रिश्तेदार है, जाल थल सब मेरा है, जमीन आसमान सब तेरे लिए, है ना। तो क्या है, वो गाना नहीं है, जहां भी जाऊं ये लगता है कि तेरी महफिल है ना, समझा?
अरे बाप, हाँ तो वही है, तो आप जहां जाइएगा बीएनएस को पाइएगा। कनाडा चले जाओ आप, कर दो अपराध, आप वहां पाइयोगे बीएनएस को। समझ रहे नहीं समझ रहे? बात समझ रहे हो? वही इस बात पे चर्चा हो रही थी कि जब तक ये नहीं क्लियर होगा हम लोग करेंगे क्या, करें, किसको दोषी करार देंगे? भाई क्षेत्र होना चाहिए ना अपराध के लिए। तो अगर मान लो आप, आपको उसमें क्या बोलते हैं आजकल वो क्या आता है वो जो ड्रोन, ड्रोन में आप बम रख के उड़ा दीजिए, वो आपके घर में जाके गिर जाए, फट जाए, तो क्या कोई जुरिडिक्शन नहीं बनेगी? वो ड्रोन कहाँ से आया, किसने छोड़ा? जुरिडिक्शन तो पता होना चाहिए ना। तो उस व्यक्ति पे होगा तो अपराध, कहाँ बना था, किसने बनाया था? तो बात समझे कि नहीं समझे? तो हम लोग जुरिडिक्शन खोज रहे थे, नाम पता रहे थे, पता कर रहे थे, उद्देश्य सोच पूछ रहे थे कि किस लिए आप आए हो भाई। ठीक है, तो हर एक बच्चे का जो उद्देश्य होता है दुनिया में आने का, क्या होता है? हर एक बच्चे का दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। हर व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है, मौत तो सबको मिलती है लेकिन मोक्ष सबको नहीं मिलता। उसका एक ही उद्देश्य होता है, अपने बाप की बपौती को संभालना, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। और कोई उद्देश्य हो तो बता दो। अपने बाप के वंश को आगे ले जाना, यही उसका उद्देश्य है, बाकी और कोई उद्देश्य नहीं है। मिस्टर धर्म प्रकाश, आपके एक परसों कल सेट हुआ, आज दूसरा सेट हुआ, कल आप सेट हो गए, क्या दिक्कत है? घर चले गए, क्या हो गया? तो ऑनलाइन कर लेते हैं ना, नहीं दिक्कत हो जाएगी, छूट जाएगा तो परेशानी होगी। यही दिक्कत होती है, अब छूट जाएगा तो फिर कहेंगे सर समझ में नहीं आई। समझने की अभी श्रेणी में थे, अभी श्रेणी में हो समझने की कि आईपीसी को कैसे कब्जे में किया जाए, चीजें कभी चल रही है। अब अभी छोड़ दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, मतलब ही नहीं। सेक्शन 2 आते हैं हम लोग डेफिनेशन क्लास। सेक्शन 2 में सब क्लास 1 देखिएगा, कहता है कि इस संहिता में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ये लिखा हुआ है ना। तो और कुछ लिखा हुआ है? आवली मतलब होता सीरीज। In this Samhita, unless the context otherwise requires, act denotes all well a series of act as a single act. कार्य शब्द कार्यावली का द्योतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक कार्य का। ठीक है, तो अब कार्य कुछ भी हम लोग कल किए थे ना, कार्य ओमिशन सब किए थे ना, तो कार्य का मतलब कोई भी
एक कार्य भी हो सकता है और कार्य कई कार्य, सीरीज भी हो सकती है। जैसे किसी भी कार्य की सीरीज को जरा डिफाइन करिए, कोई भी कार्य की सीरीज को डिफाइन करिए जरा। कोई भी उदाहरण ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। जैसे मान लो आपको किसी को चाय पिलाना है, तो चाय पिलाना भी एक काम है। तो अब उसमें उसकी सीरीज क्या बनेगी? हाँ, ठीक, वो एक सीरीज होगी। तो इसी तरह किसी को जहर का प्याला पिलाने की सीरीज क्या होगी? उसका सीरीज क्या होगा? हाँ, पिलाइयो कभी किसी को। लोग आंखों से भी जहर पिला देते हैं, है ना? आंखों से पिलाते हैं। आंख, गोली से आंख मारे गए, गोल आंख से गोली मार, वो कौन सी गोली होती है? हैं? रबड़ की होती है क्या? एनिमल, जीव जंतु, मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। मनुष्य से बाहर जितनी भी जीवित थिंग्स हैं, ठीक है, लिविंग क्रिएचर, वो सब जानवर है, जीव जंतु। ठीक, मानव को छोड़ देना। फिर चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। काउंटरफीट, a person is said to counterfeit who cause one things are reasonable another thing attending by means of the reasonable to practice deception or knowing to be likely that deception will thereby be practiced। कूटकरण से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से करता है कि वो उस सादृश्य से प्रवंचना करे। शब्द करना प्रवंचना, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देना। या ये संभाव्य जानते हुए करता है कि डिसेप्शन जो है ना, करता है कि तद द्वारा प्रवंचना की जाए, ठीक है, वो कूटकरण करता है। ये तो गाँव अच्छा है कि ये अभी मनुष्यों में नहीं शुरू हुआ काउंटरफीट। कुछ हद तक क्लोन और ब्यूटी पार्लर वगैरह में कुछ कोशिश की जाती है ना। जुड़वा बहन हो अगर और उसमें एक काली हो और एक गोरी हो, तो काउंटरफीट हो सकता है, काउंटरफीट हो सकता है। कैसे? काली वाली को गोरी करा दो, है? तो काउंटरफीट में यही तो होता है, कूटकरण कर दिया, 10 के सिक्के बना दिए, डाल दिए सब, 500 का नोट छाप दिए सब। किस लिए? अगले को प्रवंचित करना, ठीक है। कूटकरण के लिए ये जरूरी नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो, जरूरी नहीं है। ये और सोने पर सुहागा लगा दे रहा, ठीक जिस लड़की को देख के गए थे वही हो, जरूरी नहीं है। बस आमने फर्क जो, क्योंकि जुड़वा में अंतर करना बड़ा मुश्किल होता है। जुड़वा भाई बहनों में अगर, या भाई भाई में या बहन बहन में अगर है, तो अंतर आप जल्दी से नहीं बता सकते जब तक बहुत गौर से नहीं देखोगे। तो वो चिंकी मिंकी आती है ना, कौन सी, मेरा तो पता नहीं इसका क्या पता, है ना, करती है ना वो, मेरा तो ये है इसका तो पता नहीं।
दोनों जुड़वा बहनें हैं, तो कोई बता सकता है क्या उसने किया है कि ये, अब उसी में से काली वाली की शादी ना हो रही हो, गोरी वाली की नहीं करते लोग, पहले बचा के रखते हैं, लेकिन नहीं नहीं, इसकी बात लो, भले वो बड़ी हो, बड़ी क्या जुड़वा तो आगे पीछे, नहीं नहीं, अरे क्यों नहीं होता है, हो जाता है। हाँ 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 हाँ, भ्रम पैदा, हाँ एक जैसा नहीं होगा, सिमिलर नहीं होता, वो भ्रांति वाले होते। तो कूटकरण समझ में आ गया कि नहीं आया? फिर इसके बाद 5 का क्या है? कोर्ट। न्यायालय किसको समझते हो? न्यायालय क्या है? उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही की न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा हो अभी। ठीक है, तो न्यायालय वो है जो मीन्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ, जिसको भी लॉ के द्वारा एम्पावर्ड कर दिया गया है, जुडिशली एलोन और अ बॉडी ऑफ जज, कि यहाँ किसी एक को या अनेक को, ठीक है, विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली एज ए बॉडी व्हेन सच जज और बॉडी और जज इज एक्टिंग जुडिशियली। ठीक है, यानी उसका काम, न्यायालय उसको कहेंगे जहां पे जुडिशियल काम होते हैं, और जुडिशियल काम किसके द्वारा होते हैं? बाय एन जज। डेथ, डेथ से सिर्फ और सिर्फ मीन्स द डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयरेंस फ्रॉम द कॉन्टेस्ट। मौत, मौत पे कितने गाने गा सकती हो सौम्या? हाँ, ध्यान कर लो, मौत। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक ऐसे हैं जिनको जिंदगी बहुत प्यारी है और मौत बहुत उनके लिए कष्टकारी है। हाँ हाँ, कौन सा? निकलना पड़ेगा ना, घर से बाहर कहाँ निकलना? तो वो वाली सुनो, कभी भी देखो कहाँ तक सोचता है। तो एक होते हैं जो जिंदगी से बहुत प्यार करते हैं, और एक होते हैं कि जिंदगी का उनका कोई माने नहीं होता, उनको मौत से ही ज्यादा होता। ये मौत उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है बनिस्बत जिंदगी के। ठीक, वो लोग ऐसे होते हैं जो मौत के करीब होते हैं, जिनको अपने ईमान पे विश्वास होता है, जो दुनिया की ख्वाहिशों से दूर होते हैं, उनको जिंदगी से कोई मतलब नहीं होता। वो जो जानते हैं कि मरना तो है आज न सही कल, मरना तो ही है, निश्चित है, लेकिन जब तक है नहीं, जब तक मरोगे भी नहीं, ये भी है। अभी उसमें एक कवि ने कहा था कि आपकी जिंदगी में जितनी सांसें लिखी होंगी उतनी आप लेके मरोगे। तो उन लोगों से मेरी एडवाइस है जो जिम वगैरह जाते हैं या जो दौड़ते दौड़ते हैं, बेहतर है कि वो ना जाए, है ना, क्योंकि 1 मिनट में वो कितनी सांसें ले जाते हैं।
ये सब जिंदगी तो कम कर रहे हैं। तो भाई जब जितनी लिखी है तो पढ़े पढ़े अपनी जिंदगी गुजारते रहिए ना। हाँ बहुत होती है, जबान में निकाल के सांस लेता है। तो फिर जिम में नहीं जाना चाहिए। हाँ रोक रोक के लो। हाँ रोक रोक के लीजिए सांस आप। हाँ सांस रोकिए ना थोड़ा सा, लीजिए थोड़ी देर रोकिए सांस। वही कंट्रोल मतलब हो तो जिंदगी दुगनी हो जाएगी। हाँ ठीक। घोड़ा, हाँ घोड़ा वाला वो क्या नाम उनका, टकले टकले ना जो, हाँ। उन्होंने कहा कि वो घड़ियाल कौन सा पड़े पड़े वो 100 साल जी जाता है, और ये घोड़ा जो है ये दौड़ के भी नहीं, तो इससे मतलब इसका साइज करने क्या मतलब है। फिर उन्होंने कहा कि सांस का मामला है ये, वो दौड़ के अपनी सांस को जल्दी खर्चा कर देता है, और वो पड़े पड़े आराम से लेता रहता है ना। वो दौड़ता है ना तो वो तो जल्दी मर ही जाएगा। तो मौत एक कटु सत्य है। नहीं, दुनिया में कुछ हो ना हो, स्वर्गवासी होना जरूरी है। नाम के आगे आईएएस लगे ना लगे, पीसीएस जे लगे ना लगे, लेकिन स्वर्गवासी जरूर लग जाए, है ना। कुछ लोग, अरे सर सुबह सुबह अशुभ अशुभ बातें कर रहे हैं आप। शुभ क्या अशुभ, क्या शुभ यही है। यही शुभ है कि ये होना है। शादी हो ना हो कोई जरूरी नहीं है ना। परिवार आगे जाए ना जाए कोई जरूरी, कब प्लेन क्रैश हो जाए, कब छत गिर जाए, कब पुल गिर जाए, कुछ भरोसा है जिंदगी का। हाँ तो तुम तो बच गई हो, तो इसीलिए तो हंस रही हो। तो मौत कभी बदनाम नहीं होती, ये भी इसमें कही है, मौत कभी बदनाम क्यों, मौत कभी बदनाम नहीं होती, सबसे बड़ी उसकी कला है। कभी भी किसी को सुना होगा यार वो बेचारा मर गया, अरे कैसे मरा यार, अरे अचानक दर्द हुई और अचानक खत्म, रात में हार्ट अटैक आया मर गया, साइकिल से गिरा मर गया, सीढ़ी से गिरा मर गया। कभी मौत ये नहीं कहेगी कि नहीं इसको तो मरना ही था, मैं आई और खींच ले गई। हाँ खुद पे एलिगेशन नहीं लगने दी। ठीक। चलिए मौत के बारे में जानकारी हो गई कि और कुछ चाहिए। अगर मौत हो तो, कौन सा गाना है वो। ये गाना है ना, अगर मौत हो तो, हाँ झरना किनारे हो, पुल के किनारे हो। हाँ dishonestly doing anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person। यहाँ पे कहीं पे बेईमानी में जो चीजें लिखी हुई है उसमें बेईमानी करने से क्या होता है, अच्छा बता दो जरा। बेईमानी से क्या होगा, आदमी क्यों करता है बेईमानी। किसी को नहीं, जो जो करेगा उसी को होगा। जो बेईमानी करेगा उसको फायदा होगा, वो फायदे के लिए कर रहा है। तो ये कैसे पता पाएंगे ये बेईमान आदमी है। बेईमान आदमी को अगर चेक करना हो तो कैसे चेक कर सकते हो, 100 की नोट गिरा के। हाँ ये कर सकते हो, या मोहल्ले में नई नई दुकान खोले हो और आदमी को अगर पहचानना है, तो अगर वो 100 का नोट दे, 10 रुपया की चीज लिए तो उसको 110 रुपया वापस करो, जानते बूझते 110 वापस करो, और फिर वो वहीं पे गिनेगा, गिनने के बाद उस पर नजर रखो। थोड़ी दूर जब वो चला जाए
तब उसको बुलाओ, भाई साहब यार उसमें तो हम ज्यादा दे दिए क्या पैसे, ठीक, पता चल जाएगी ये बंदा बेईमान। बस वो तो होता ही है, वो उसमें होता है जहां पे आप खुद उसके लिए अलर्ट होते हो। जैसे अभी मान लो, थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल ले लो कि ये जो दुकान खुली ना जूस की, इस पे हम एक ऑफर लगाते हैं कि जितना जमा करोगे उसका दुगना पैसा तुरंत मिलेगा। एक पीछे सब खिड़की विंडो खुलवा दो, और 500 तो 1000 ले जाओ, 1000 तो 2000 ले जाओ, 2000 तो 3000 ले जाओ। एक लाइन लग जाए एक दिन, और एक दिन का हमने दुगना कर दिया, दूसरे दिन भी हमने दुगना कर दिया, तीसरे दिन भी, अभी प्रचार चल रहा है। और जिस दिन देखे कि बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं या आ रहे हैं, आने की संभावना, उस दिन हम लेट काउंटर खोले, काउंटर लेट खोले, और कुछ लोगों को देने के बाद सबका जमा करवा लें और बोले कि कल आइएगा आप लोग, कल आप लोगों को दिया जाए। और रात में बोरिया बिस्तर बांधो और निकल गए, चले। तो क्यों आखिरी दिन क्या होगा पता है, या आखिरी दिन मतलब आपके लिए आखिरी होगा, लेकिन उनके लिए तो ये तो खुली रहेगी। तो लोग 1-1 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया, 4-4 लाख रुपया लेते हैं, है ना। कहेंगे भैया ये लो 2 लाख रुपया लो, 4 लाख कर। मैंने कहा अभी रख दीजिए भाई, अभी कैश नहीं है, थोड़ा कम है, अभी शाम तक आ जाएगा। जब शाम हो जाए तो कहते भैया आज बंद हो गया, कल आइएगा। एक विश्वास बन चुका है ना। और जब सबका जमा करा लो, लेके भाग जाओ। तो बेईमानी भी कई तरह से, कुछ लोग तो देखते देखते बेईमानी कर जाते, लेंगे और उसके बाद नहीं ना हमने तो लिया ही नहीं। आप लोग कभी कभी बेईमानी हमारे साथ कर जाते हो, कैसे? बोलते हो सर आपने लिखाया ही नहीं, ये चीज लिखाया नहीं, जबकि हम लिखाए रहते हैं, उनको पता रहता है। पुलिस में कहते अच्छा सर हम उस दिन आए नहीं थे, जब पोल खुलती है तो कहते हैं अरे सर हम उस दिन आए नहीं थे, है ना। तो इस सब चीज की हमारी गवाह एक है एरम जहीर, वो पक्का रहती है, मतलब उसको श्योर रहता है कि हाँ सर ने कराया या नहीं कराया। वही एक बंदी ऐसी है जो बराबर क्लास में रहती है। बाकी तो साहब कोई एग्जाम है, कोई बीमार है, कोई ये है, कोई वो है, सब कुछ। डॉक्यूमेंट्स, ये तो डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने एविडेंस में भी पढ़ा था। अच्छा ये बताओ कि इसमें जैसे लिखा हुआ है कि मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस आर डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस by means of letter, figure, marks, or by more than one of those means and includes electronics and digital record intended to be used or which may be used as evidence of that matter। सौम्या जरा इसको डिफाइन करके हमको ये बताओ कि अगर हम बोले कि शरीर पे बना हुआ टैटू भी दस्तावेज है, तो क्या आप सहमत हो? एक खींची गई लकीर भी दस्तावेज है, क्या आप सहमत हो? पेड़ पे लिखा हुआ दिल बना हुआ तीर लगा हुआ निशान, क्या वो भी एक डॉक्यूमेंट्स है? वहां इंटेंशन नहीं, वहां पे शब्द पढ़ो, शब्द पढ़ो उसके। इस तरह किरदीप डॉक्यूमेंट्स में क्या है, किस चीज का? हम्म, हाँ। और अगर वो रिकॉर्ड हो गया तो? डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स क्या?
कोई वहां गया। बस यहाँ पे ये है कि उसको लिखने का पर्पज ये है कि वो कभी ना कभी साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाए। अगर इतना आशयित है तो वो डॉक्यूमेंट्स होगा, अन्यथा वो डॉक्यूमेंट्स। तो अब यहाँ पे लिखे हो कभी ब्लेड से? नहीं लिखे? यहाँ पे कभी चीर फाड़ किए हो? अगर टेक्स्ट पर आया तो वो तो जब मान लीजिए कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा कि ये वही व्यक्ति है या नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं था। वो एज ए आइडेंटिटी हो जाएगी, वो एज ए डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, एज ए आइडेंटिटी हो जाएगी कि इनके साहब इनके देखिएगा इनके हाथ में टैटू बना होगा। कोई फिल्म नहीं है जिसमें खो जाता है फिर उसके देखता है उसके वो बना रहता है, त्रिशूल बना रहता है, क्या ऐसा कुछ यहाँ पे है ना, कई फिल्म तमाम है। तो अगर कोई लड़का या कोई लड़की अपने यहाँ पे नाम किसी का गोद लेती है, वो किस बात का सबूत है? तो वो डॉक्यूमेंट्स होगा कि नहीं होगा? आपने कहा कि एविडेंस नहीं इसीलिए उसने गोद लिया है। हाँ वो भी हो जाएगा, और फैशन के लिए भी हो सकता है। इसका सबूत हो सकता है कि हाँ ये इसी का हस्बैंड, ये इसी का हस्बैंड है। हाँ, खो ना जाए हमारा हस्बैंड कहीं कुंभ कुंभ के मेला में, है ना। मोहर लगा रही है दीदी का, ये शादीशुदा है। कहाँ पे? अच्छा, कंपलसरी होता था? क्या होता था? मतलब वो काटा होता है और काटे वगैरह से। हाँ, मतलब कि जब शादी हो जाती, जिसकी शादी हो गई उनको कंपल्सरी रहता था, जैसे कि मेरी दादी मम्मी नानी सब लोग रहता। बहुत सालों तक तो मैं बहुत रोती थी, डरती रहती थी कि शादी नहीं करनी, नहीं थी ये सीखना खुले वाला करवाना, बात करना क्या क्या कंपल्सरी। ठीक है, तो अब वो होता परंपरा है। तो एक चीज है कि कोई व्यक्ति किसी का अगर यहाँ नाम ब्लेड से काट के लिख रहा है तो उसका आशय यही है कि वो दिखाना ये चाहता है कि तुम सिर्फ मेरे हो। ठीक है, बतौर साक्ष्य इतना कष्ट कोई नहीं सह सकता ना, साइको भी नहीं काटेगा। वो एक्सेप्शन में आएगा, सही कह रहे हैं। फिर बैंकर द्वारा दिया गया चेक इलस्ट्रेशन है इसमें, दस्तावेज है, मुख्तारनामा दस्तावेज है, मानचित्र रेखांक जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का आशय हो या जो उपयोग में लाया जा सके, वो दस्तावेज। आपका इलस्ट्रेशन यहीं से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसके पहले भी इलस्ट्रेशन थे कुछ। जिस लेख में निर्देश या निर्देश अनुदेश अंतर्विष्ट हो वो दस्तावेज है। कपट, फ्रॉडुलेंटली, साक्ष्य के लिए यूज करना उसका आशय होना चाहिए।
तभी वो दस्तावेज होगा नहीं। जैसे एक दूध वाला आता है आपके घर में, दूध दे जाता है, वो अनपढ़ है, वो नहीं जानता है, वो अपनी याददाश्त के लिए डेली 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 खींच के चले, ये भी दस्तावेज है, ठीक है, ये भी दस्तावेज है, क्योंकि वो अपनी याददाश्त के लिए उसका इस्तेमाल करे, ठीक है। कोई व्यक्ति किसी बात को कपट पूर्वक करता है, ये कहा जाता है कि यदि वो उस बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं। A person is said to do a things fraudulently if he does that things with intent to defraud but not otherwise. कभी फ्रॉड किया किसी के साथ, कपट, कभी कपट किया है किसी के साथ कि नहीं किया है? किया है तो कितनी बार किया है? कभी आपने कहीं एडमिशन लेने के लिए किसी डॉक्यूमेंट्स को छिपाया है? कोई इंफॉर्मेशन मांगी जा रही हो, इंफॉर्मेशन देने से आपने उसको हिडन किया है, छिपाया है? कभी भाई का हिस्सा देने के बहाने, खाने के बहाने, खाना आपको है, भाई का हिस्सा ले लिया कि हमको दे दो, हम उसको दे देंगे, है ना? वो बेचारा जो देने वाला था उन्होंने कहा ठीक है लेते जाना, दे दो, अभी इसमें मार गया, फ्रॉड है, ठीक है, ये फ्रॉड होते हैं। आशय होना चाहिए उसका कि इसको मैं ले तो रहा हूं लेकिन मुझे, हाँ फ्रॉड हो जाता है, फ्रॉड हो जाएगा। जनरल कैंडिडेट हो, ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लियो, तो फ्रॉड ही तो है, क्योंकि वहां पे आप एक चीज को छिपा रहे हो, ठीक, और उसका लाभ लेना चाह रहे हो, ये कपट पूर्वक। नोट्स आप लोगों के पास रखे रहते हैं, अब अगला पूछता कि यार है क्या कुछ, तो कहता है कपट, बड़ा फ्रॉडी आदमी है यार, रखे हुए है, बता रहा नहीं है, तो आया तो कपट तो हर आदमी करता, पैसा पर्स में रखा होता, कोई मांगता, कहता नहीं है, फ्रॉड। लेकिन वो फ्रॉड दूसरे सेंस में, ठीक है, उसमें आशय होना चाहिए कि इसको हमें नुकसान पहुंचा, ठीक है, डिफ्रॉड। अब उसी का उल्टा होगा, जो फ्रॉड होगा उसी का डिफ्रॉड होगा। जेंडर, the pronouns he and its derivatives are used of any person whether male, female or transgender। अब इसमें तीन हो गए, कौन कौन हो गए हैं? मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, ठीक। और ट्रांसजेंडर को कब सम्मिलित किया गया है? हाँ, गुड फेथ, सॉरी, सॉरी वर्ड और गुड फेथ, ये अपने कलर बदलता है क्या?
सॉरी और गुड फेथ ये दो शब्द ऐसे हैं जिनसे बड़े बड़े अपराध जो है वो साफ हो जाते, बड़ी बड़ी गलतियां माफ हो, है ना। तो गुड फेथ में तो कुछ है ही नहीं ना, हम तो आपके भला के लिए कर रहे हैं। अगर आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं और उसमें कुछ नुकसान हो गया तो क्या हम दोषी हो जाएंगे? हाँ हाँ, ठीक है। तो गुड फेथ में होना है, लेकिन गुड फेथ में भी ये होना चाहिए कि आप उसके लिए परफेक्ट हो कि नहीं हो, ठीक है। और सॉरी तो आप जानते ही हो कि कुछ भी हो जाए, टक्कर मार दो, कुछ भी हो, सॉरी बोल दो, सब साफ हो जाता है। सर्फ एक्सेल की तरह है सॉरी, है ना। कितने भी दाग हो सब धो देता है कपड़े पे। और चरित्र पे जो दाग हो उसको उसको कैसे धोया जाता है? कोई बात सद्भावना पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई। Nothing is said to be done or believe in good faith which is done or believe without due care and आपके पास बंदूक का लाइसेंस है तो एक भीड़ में या एक भीड़ की आवाज आई कि एक बच्चे को बाघ उठा ले गए या उठा के ले जा रहा। अब आपने देखा रहे कुछ गोली चला दी और उससे कोई अच्छा दूसरा व्यक्ति घायल हो, तो क्या ये गुड फेथ में माना जाएगा? मान लो अभी हम लोगों को ये सुनाई दे कि बचाओ बचाओ बाघ ले जा रहा है, किसी के पास बंदूक हो, वो निकले बाहर और फायर कर दे और उस फायर से कोई व्यक्ति घायल हो जाए, तो क्या ये गुड फेथ में होगा? नहीं, आपने अभी देखा नहीं कि ले जा रहा कि नहीं ले जा रहा है। हाँ, डू केयर ऑफ अटेंशन, आपने सम्यक सतर्कता नहीं बरती। देखिए कि हाँ हाँ वो ले जा रहा है और मार सकते कि नहीं मार सकते, ये तो होता है सेंस जो होता है ना बस। अब पता चला उसके आजू बाजू कोई है तो भी समस्या की गोली चला दो इसको भी लग सकती है। तो अब दोनों में से क्या उचित होगा, आपका निशाना कैसा है, इस पे भी तो सवाल आप करिए ना। कि लाइसेंस लिया तो उसका निशाना अच्छा ही हो जरूरी है क्या? डीएल बना हुआ गाड़ी अच्छी चलाता हो जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। तो अगर देखो कि नहीं निशान लग सकता है, अगर लगेगा भी तो बच तो जाएगा वो बंदा, भले इसको चोट तो आएगी, ये भी पता है कि चोट आएगी लेकिन बच्चा बच जाएगा, तब चला दे, ठीक है। हाँ, ठीक। पता चला आग लगी हुई है, ठीक है, ये घर आपका है, ये घर आपके पड़ोसी का है, यहाँ पे आग आ गई है। अब आपको खतरा है कि ये आग बढ़ते 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 यहाँ पे भी आ जाएगी, है ना। अब इधर भी एक बंदे का घर है, अभी ये आग यहीं पे जल रही है, दूसरा बंदा आया ये वाला घर गिराना शुरू कर दिया, पड़ोस वाला। तो यहाँ पे सद्भावना पूर्वक है क्या? अरे इसको गिराए होते ना, इसको, अभी यहाँ नहीं पहुंची, यहाँ पे आ गए तो इसको गिराए होते ना, यहाँ पे क्यों गिराना शुरू कर दिए? और ऐसा टेंशन था इसको, मैंने कहा कि ला पहले से गिरा, ऐसे नहीं। तो पहले यहाँ ये आपके पास ये एक ऑप्शन है ना गिराने वाला,
पहले इसको गिराइए ना। जैसे पहले गांव में छप्पर रहते थे ना एक दूसरे के, देखा कि नहीं देखा? छप्पर भी देखा होगा, छप्पर जानते हो कि नहीं? खपरैल, खपरैल दूसरा होता है, छप्पर दूसरा होता है। हाँ, घास फूस से जो बनता है, सरपत से। हाँ, सरपत से जो बनता है, तो उसमें सब एक दूसरे के घर बने रहते थे ना, ऐसे 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 ऐसे। अब पता चला यहाँ आग लग गई, अभी यहाँ तक नहीं पहुंची है, या यहाँ नहीं पहुंची है, आपने इसको गिराना शुरू कर दिया कि आगे ना बढ़ने पाए। यहाँ इतनी दूर जाने का जरूरत, अरे इसको गिराइए ना जहाँ नहीं पहुंची है अभी, इसके बाद उसका नंबर है। तो ये सब टेंशन। अच्छा, ये एक ये टेंडेंसी है। अगर आदमी को कहा जाए कि मनुष्य जो है वो वाकई में बड़ा इंटेलेक्चुअल होता है, सही बात है, और गॉड की सबसे बेस्ट क्रिएचर में से है, लेकिन अगर देखा जाए कि गॉड के सबसे मतलब सोच में सबसे थर्ड क्वालिटी का है। पता नहीं क्या खुराफात दिमाग में रहता है, कुछ ना कुछ गलत करने का मन करते रहे हैं। हाँ, आपदा में अवसर खोजने का। अभी अच्छा तो सोचेगा ही नहीं, और अच्छा सोचने के लिए बोल दो कहेगा टाइम नहीं है। अभी उसके बाद सफाई देकर मैंने इतने लोगों को मदद किया था वहां पे, है ना? तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कपट पूर्वक, सद्भावना पूर्वक। वो तो वही कह रहे हैं ना कि आईपीसी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? ऐसे थोड़ी पड़ी, बीएनएस बनाने की जरूरत ऐसी थोड़ी पड़ी थी। हर आदमी अगर समझदार हो जाए तो फिर दिक्कत ही क्या है? हम यहाँ पे समझदार नहीं हो सकते। कोरिया वगैरह में है, पता है, अदर कंट्रीज में अगर चले जाओ, जो हैं छोटे, लेकिन इतने बढ़िया है, बताते हैं कि अगर आप की गाड़ी में हार्न भी है ना, तो आप नहीं बजाओ। और क्यों नहीं बजाओगे, क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी? क्योंकि लोग वहां पे समझ रहे हैं कि ये गाड़ी वालों की है, तो वो लोग उस पर चलेंगे ही नहीं। आपने यहाँ क्या होगा, खाली पाए तुरंत मोड़ लिए। हाँ, वहां पे किसी के पास बाइक नहीं पाओगे, बहुत रेयर है। मैक्सिमम लोग वहां पे साउथ कोरिया में पैदल चलते हैं, मैक्सिमम लोग पैदल चलते हैं। जापान में मैक्सिमम सामूहिक संसाधनों का प्रयोग है। क्यों? कई चीजें बचती हैं, प्रदूषण भी बचता है, इकोनॉमी भी बचती है। अब ये कौन सा, उससे इकोनॉमी मजबूत कैसे होगी? होती, आपको विदेशों से पेट्रोल नहीं खरीदना पड़ेगा, तो आपका पैसा जो है बाहर नहीं जाएगा ना। मित्सुबिशी बेच के आपको पैसा आ तो जा रहा है, तो डीजल नहीं खरीदना पड़ रहा आपको, नहीं जा रहा आपको पैसा, बच गया। जैसे आपकी इकोनॉमी होती है वैसे उनकी भी होती है, जितना खर्च करोगे उतना खर्च देना पड़ेगा, बचत कम हो जाएगी। और बात समझ रहे ना? तो इसलिए वो लोग जल्दी तरक्की कर जाते हैं। हमारे यहाँ तो नौकरी लगी नहीं कि गाड़ी आई नहीं, लोन पे जाए आ जाए, है ना? नौकरी लग भर जाए, मकान की भी लोन हो जाएगा, घर का भी, सब तुरंत बदल जाता है। 6 महीने के अंदर वो नजर नहीं आएगी ये वही लड़की थी या वही लड़का था जो कुछ दिन पहले यहाँ पढ़ता था, सारा कुछ बदल जाए, है ना? बस एक नौकरी मिल जाए। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से मतलब मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कौन आता है? सरकार में क्या होता है? सरकार में कौन होता है? अगर आपसे कोई पूछ ले सरकार क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट, मिस्टर साकिब, गवर्नमेंट किसको कहोगे आप? गवर्नमेंट हम लोग किसको बोलते हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को सरकार, ठीक है? हाँ,
और क्या बता रहा हूँ, यही सरकार है। और कौन, ट्रम्प थोड़ी है सरकार इस वक्त, जिसको बोल दे रहे हैं वो मान जा रहा है। गजब गेम खेला इस बार उसने। वो खाली अपने मार्केट को मूवमेंट देना चाह रहा है, अपने मार्केट को मूवमेंट देना चाह रहा है, और अपने यहाँ पे अदर कंट्रीज के प्रोडक्ट्स को बिल्कुल रोकना चाह रहा है। ठीक है। संश्रय, हार्बर, includes the supplying a person with shelter, food, drink, money, clothes, arms, ammunition, or means of conveyance, or the assisting a person by any means, whether of the same kinds as those enumerated in this clause, or not to evade apprehension. संश्रय शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या परिवहन के साधन देना, या किन्हीं साधनों से चाहे वे उसी प्रकार के हो या नहीं जिस प्रकार के इस खंड में परिभाषित किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना आवश्यक है। इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर अपराध करके आता है, क्राइम करके, तो उसको अगर आप छिपा लेते हो, भूखा है खाना खिला देते हो, कपड़े नहीं कपड़े दे देते हो, आने जाने का साधन नहीं आने जाने का साधन दे देते हो, तो ये माना जाएगा कि आपने उसको हार्बर किया, आपने उसको संश्रय। तो क्या एक हस्बैंड एक वाइफ को संश्रय दे सकती है? क्या वो भी इसी में आएगा, संश्रय में? किसी दूसरे का हस्बैंड किसी दूसरे के हस्बैंड को मारकर आ रहा है और फिर उसको वो प्रोटेक्ट कर रही है, क्या वो संश्रय में आएगा? जैसे इस वाले केस में देखो, जिसमें वो सोनम वाला केस है, सोनम वाले केस में देखो, उसने अपने पति को मरवाने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति को संरक्षण दिया, क्या उसमें संश्रय आएगा कि नहीं आएगा? हस्बैंड वाइफ में चला जाए। अगर मान लो दो पत्नियां हैं, एक पत्नी की वो हत्या करके और दूसरी पत्नी के पास पहुंच रहा, तो क्या वो संश्रय में आएगा? नहीं, और भी तो है ना, मुस्लिम में नहीं आता क्या? संश्रय में आएगा कि नहीं आएगा? सेकेंड मैरिज लीगल है, सब कुछ सही है, हाँ। और दूसरे वाली को मार के पहले वाले के पास आ गया है, तो अब क्या ये माना जाए कि पत्नी ने संश्रय दिया, संश्रय की दोषी होगी? हाँ, है वो उसकी पत्नी, तो नहीं आएगा वो। लेकिन एक नहीं बल्कि तीनों को मार दिया तो कोई दिक्कत नहीं।
ना किसी किसको नहीं कुछ भी नहीं है। ठीक। इंजरी, क्षति। कल ये क्षति शब्द आया था। हाँ हाँ। हम्म। क्या उससे उससे क्या है? हम पत्नी तो उसी की है ना। तब दो पत्नियां क्यों किया था? इसीलिए तो किया था। एक परेशान की थी, दूसरे तो क्या, जिस दो परेशान की थी उसको मार दिया। अब चला गया, संशय ले लिया कि भूख लगी है, खाना दे। किसका? कुछ भी। हस्बैंड वाइफ वही पूछ रही है ना कि है कि नहीं, कैसे? सिर्फ हस्बैंड वाइफ, बाकी कुछ। संशय मतलब यही, संशय मतलब कुछ अपराध करके आया है ना, तभी कितना भी जानती हूँ। क्राइम करके आ रहा है, उसको आपने छिपा लिया, लुक, खाना खिला दिया, पानी पिला दिया, भागने के इंतजाम कर दिया, ठीक है, सब संशय में है। तो ऐसे कहते हो, आपका गेस्ट हो जाएगा वो, आपका मेहमान हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये तो अब कोई व्यक्ति आया परेशान है, वो लग नहीं रहा कि वो क्राइम करने की सिचुएशन में है या तो अब आया, तो अब आप उसको मगर भैया भूखे हैं, खाना खिला दीजिए, खिला दिया। जैसे जो ठंडी में लोग कम्बल वम्बल नहीं मांगते रहते हैं, तो उनको दे दिए, पता लगा वो तो अपराधी था। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, इसीलिए जरूरी नहीं है। हाँ ना, इसीलिए कहते हैं ना, अजनबियों से, अजनबी व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। बहुत बात करवाई, पानी वानी खिलाया, अगर हाथ ना किया कॉल ना करके पुलिस को खबर नहीं जाती तो होटल वाला आता है। होटल वाले सार्वजनिक प्लेस है, सार्वजनिक प्लेस में है। ठीक। इंजरी हो गया, इलीगल। इलीगल और लीगली, इलीगल और लीगली बाउंड ऑफ, बाउंड टू डू, अवैध और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। अवैध शब्द हर उस बात को लागू है जो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती हो, और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। ठीक है, यानी कि यहां शब्द समझो, इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। पहली चीज तो है कि वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ, अगर आपने उसको किया तो वो क्या हो जाएगा? इलीगल। वो इलीगल हो जाएगा। जैसे आपको मना किया गया है कि आप इसके बाहर नहीं जाओ, आपने इलीगली एंट्रेंस किया, नो नो लिखा रहता ना कि नो प्रोहिबिशन, नो प्रोहिबिटेड एरिया, प्रोहिबिटेड एरिया लिखा रहता ना। अब आपने किया इलीगल तरह से, आपने ट्रेस पास किया, या हमने मना कर दिया कि बिना लाइसेंस के आप दारू नहीं बेचो, ने मना कर दिया कि बिना लाइसेंस के आप गाड़ी नहीं चलाओ, ठीक है, तो आप सब अगर कर रहे हो तो क्या है? इलीगल है सब। तो सारे लीगल काम ऑफिस में नहीं होंगी, सारे लीगल
इलीगल। ठीक है। जैसे अभी आप दारू बेच रहे हो तो इलीगल है, लाइसेंस बना लिया लीगल हो जाएगा, वही काम इलीगल था अब लीगल हो गया। न्यायाधीश, जज, हाँ, ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन, यानी कि जो मान लो ये हमारा मकान है, ठीक है, किसका मकान है? हमारा। आपने इस पे कब्जा कर लिया, तो ये बताओ लीगली कौन है, आप लीगल है हम लीगल? हम लीगल है। तो अब हमें कोई आधार मिला? क्या आधार मिला कि आपको हम वहां से हटा दें? उसके लिए हमें कौन सा इंजंक्शन देना पड़ेगा? सिविल सूट में, हाँ, हम जाएंगे इंजंक्शन के लिए, साहब ये हमारे जमीन में अवैध तरीके से, क्योंकि अब आपको कोई अवैध आधार है क्या? बात समझ में आ गई नहीं? जी। फिर इसमें टेम्परेरी इंजंक्शन देंगे या फिर परमानेंट? हट हट जाइए, आप कब्जा कर लीजिए। जैसे होता है ना कि आप कब्जा किए, गिरा दिए, ईटा गए, बालू गिट्टी गिरा दिए, आप गए, आपको रोक दिया गया कि नहीं दोबारा आप नहीं गिराओगे इसको, रोक दिया गया। आप अपना रूट सिविल कर क्लियर करके आप अपना कब्जा लो। ये तो टेम्परेरी, आपको टेम्परेरी में ये होता है कि जो चीजें आगे बढ़ रही हैं उनको तुरंत रोक देना होता है। हाँ, ठीक। अगर कोई चीज आपको करने के लिए कहा गया है और आप उसको नहीं कर रहे हो, तो भी अवैध होगा कि नहीं होगा? यानी आपको ये कहा गया कि एक बीएलओ चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए पहचान पत्र को लोगों तक पहुंचा दे, है ना? अब उसने क्या किया कि किसी दूसरे व्यक्ति के कहने से उसने उसके एंटी पार्टी वाले लोगों को पहचान पत्र नहीं दिया, तो उसने ओमिशन किया अपने कृत्य का। वो ओमिशन उसने कैसे किया? लीगल वे में, इलीगल वे में? इलीगल वे में की। उसको करने के लिए बाउंड था वो। ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया? न्यायाधीश पढ़ लो, फिर कल इसमें हम लोग देखेंगे न्यायाधीश में क्या क्या है। न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित हो, किंतु उस हर व्यक्ति का भी है जो किसी विधिक कार्रवाई में, चाहे वो सिविल हो या दांडिक, अंतिम निर्णय, आप अंडरलाइन करना, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील ना होने पर अंतिम हो जाए। ये दो शब्द आप ध्यान रखिएगा, कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर तीसरा है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पुष्ट किए जाने पर वो अंतिम हो जाए। ठीक, ये तीन बातें हैं, अगर ये तीन बातें आपको नजर आ रही हैं तो वो व्यक्ति न्यायाधीश है। ठीक, पहला ये है कि उसको किसी भी मामले में दंड देने की शक्ति हो। अब उस मामले में जिसमें उसने दंड दिया, जरूरी नहीं है कि उसमें अपील होती ही हो, जरूरी नहीं है। ठीक, तो एक तो वो हो गया। दूसरा ये है कि जिस दंड को उसने दिया है उसमें अगर अपील भी होती है तो भी वो न्यायाधीश है। और जिसमें जजमेंट देने के बाद भी किसी दूसरे की
कंफर्मेशन की जरूरत पड़े, वो भी ऐसा भी आदेश जो देता है वो भी न्यायाधीश है। ठीक, यानी आपका आदेश दंडात्मक होना चाहिए, भले वो अपीली हो या वो कंफर्मेशन करने योग्य। ठीक है, जैसे वो सारे लोग क्या है, जज हैं। ठीक, जज समझ गया ना, जज। अब जीवन कल देखेंगे, ठीक है, जीवन कल, मौत तो हो ही गई, अब जीवन कल देखेंगे। मौत को पहले कर दिया, इसको बाद में करना चाहिए था, गलत डिफाइन कर दिया इसे। हाँ, माजिद नहीं आ रहा क्या? हाँ, शादी में नहीं गई थी क्या तुम? गई थी कि नहीं गई थी? सोशल मीडिया है उसके पास। चलिए ठीक है, अब इनमें हमने बता तो दिया है, इसमें याद करना होगा कि सेक्शन 2 के 14 में क्या है, 2 के 13 में क्या है, ये याद करना होगा, रखना होगा। ठीक है, जब ऑफिस चलिए, पानी रखा होगा लेती हो। दोबारा ज्वाइन कर लेना।